अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ है और नौजवान नस्ल जो है वो 50% है इस आबादी का, और 5 करोड़ के लगभग जो है वो इसमें वो लोग हैं जो कि बुनियादी ज़रूरत से नीचे हैं और सीनियर सिटीज़न हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 करोड़ लोग रह जाते हैं और एक एवरेज घर की आबादी जो है वो है 5, तो एक कमाने वाला है, तो ये आबादी हो जाती है 1 करोड़ जो कि टैक्स के लिए है। और इस वक्त ATL लिस्ट में जो लोग हैं वो 10 लाख हैं, तो 90 लाख लोग जो हैं वो आ सकते हैं टैक्स में, टैक्स नेट में आ सकते हैं, लेकिन FBR जो है वो 10 लाख लोगों पे ही अपनी एनर्जी और अपने सारे वसाइल वेस्ट कर रहा है। 90 लाख लोग जिनको टैक्स बेस में लेके आना चाहिए उन पे वो काम नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से जो टैक्स का निज़ाम है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। आज हमने स्टूडियो में अपनी दावत दी है आकाश अहमद शेख साहब को, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं द नेस्ट आयो के, और अम्मार अतर सईद जो एक नौजवान टैक्स लॉयर हैं। इससे बात करेंगे कि नौजवान लोग जो है टैक्स के निज़ाम को कैसे देखते हैं, टैक्स देने को कैसे क्या समझते हैं। अम्मार, आप बताएं, आप कब से इस प्रोफेशन में हैं और आप क्या वजह है कि आप इस प्रोफेशन को, टैक्स पर्टिकुलरली लॉयर तो आप हैं, लेकिन टैक्स आपने क्यों चुना है? बेसिकली मैं इस प्रोफेशन में पिछले 4 साल से हूँ, एंड लॉ इसलिए चुना है क्योंकि आई हैव सीन लॉयर्स इन माय फैमिली, एंड ऊपर से आई वाज गुड विद नंबर्स, तो फिर नंबर्स की वजह से टैक्स की तरफ एक ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन थी। एंड और दूसरी बात यह कि टैक्स जो इन इटसेल्फ अपील करता है, इन द सेंस बिकॉज उसके अंदर टैक्स लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन के बड़े मौके होते हैं जो दूसरे लॉज के अंदर होते हैं, बट टैक्स के अपने चैलेंजेस हैं, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का इंटरेस्ट होता है। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में टैक्स का कानून है उसमें इंटरप्रिटेशन के मौके ज़्यादा हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली जब बात करते हैं कि हम कहते हैं कि टैक्स का निज़ाम जो है वो सहल और आसान होना चाहिए ताकि आम फहम आदमी या एक जनरल जो लोग हैं वो उसको समझ सकें, तो इसको क्या इजी होना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस वक्त? आप देखिए, बिल्कुल इसको बिल्कुल इजी होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन के बहुत मौके हैं और उसी का बेनिफिट लोग उठाते हैं। अगर टैक्स निज़ाम एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम होगा तो उसको फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होगा, एंड हर किसी के लिए आसान होगा। राइट नाउ अगर आप किसी भी इंडिविजुअल के पास जाएं और एक उससे जाके पूछें, कोई यंगस्टर हो, कोई या कोई 30 साल से भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, उसको यही इशू होता है, यार टैक्स का निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे विद होल्डिंग भी करनी है, मुझे टैक्स भी देना भी है, मुझे रिटर्न भी फाइल करना है, मंथली स्टेटमेंट भी करना है, हर चीज़ करनी है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इतनी हो जाती हैं कि या वो अपने बिजनेस में फोकस कर पाता है या अपने टैक्स के ऊपर फोकस करता है। आकाश, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रोग्राम मैनेजर हैं नेस्ट आईओ के, आप एंटरप्रेन्योर्स को मैनेज करते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नई नस्ल जो है जो एंटरप्रेन्योर के तौर पे आ रही है, स्टार्टअप्स हैं, वो टैक्स से कितना अवेयर हैं और कितना टैक्स से जिसे कहना चाहिए देना चाहते हैं, या उनको दे आर यूज्ड टू फॉर दैट? जी देखिए, टैक्स बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की। टैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हुकूमत के बीच और सिटीजन के बीच फॉर सर्विसेज, एंड इट्स एक 2 वे रिलेशनशिप होता है। तो टैक्स हुकूमत लेती है और उसके रिटर्न में सर्विसेज भी मिलती हैं। सो इट्स मैं टैक्स को देखता हूँ एक पार्टनरशिप की तरह। इट्स नॉट समथिंग दैट इज इम्पोज्ड ऑन यू, इट इज समथिंग कि आप मिलकर हुकूमत के साथ काम करते हैं। तो जब स्टार्टअप्स की आप बात करते हैं तो उसमें यह है कि निज़ाम में क्लैरिटी इतनी नहीं है। स्टार्टअप्स को पता नहीं कि अच्छा आया क्या आपके रूल्स हैं, क्या आपके रेगुलेशंस हैं, कितनी हुकूमत हमारी सपोर्ट करेगी, कितनी हुकूमत फ्रेंडली है, कहीं हम मसले में तो नहीं आ जाएंगे। तो वो डर डर के काम करते हैं। दे ट्राई के ठीक है, हो सकता है अगर हम टैक्स से बच जाएं, बिल्कुल हम रिकॉर्ड पर ही ना आए तो बेहतर है, बिकॉज उसके बाद उनको पता नहीं कि प्रोसेस क्या होगा। तो इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। तो आप ये कह रहे हैं टैक्स एजुकेशन की जरूरत है? एब्सोल्युटली। देखिए, टैक्स एजुकेशन और मैं दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में होते हैं। तो टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर अपनी जगह है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक अपनी खास बात यह है कि वो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बुनियाद बन सकती है। किसी भी मुल्क को, जैसे इसे हम कहते हैं लीप फ्रॉगिंग, कि वो भले ही चाहे कितना भी मुल्क कितना भी पीछे हो, वो टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत आगे आ सकता है। अभी दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे वो तो अपनी जगह बात है। बात ये हो रही है कि टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप से दूसरे वेंचर्स भी आते हैं, चीजें, लेकिन इशू ये है कि आप कितने कंप्लायंट हैं।
बेसिकली आपको लॉ ऑफ द लैंड की कितनी कंप्लायंस है, ये इंपॉर्टेंट इशू है। तो क्या आप इस पे लोगों को कोई इंसाइट देते हैं, कोई अवेयरनेस देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं? तो नेस्टायो एक बिजनेस स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है और हमारे पास लॉयर भी होते हैं, हम फाइनेंसेस में भी उनको हेल्प करते हैं और टैक्स रेगुलेशंस पर भी उनको अवेयर कराते हैं। तो बिल्कुल दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन व्हाट आई डू वांट टू मेक अ पॉइंट के हुकूमत नीड्स टू वर्क विद स्टार्टअप्स। तो पूरी दुनिया भर में मुल्क स्टार्टअप्स को इंकरेज करते हैं, उनको टैक्स ब्रेक्स देते हैं अप टू लाइक 3 years, अप टू 5 years। वो कहते हैं बिकॉज उनको वो मौका देते हैं कि आप ग्रो करें, ताकि आप उनको ग्रो करने देंगे, उनके ज्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे, वो बहुत बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। अगर आप शुरू से ही उनको टैक्स करना शुरू कर देंगे तो वो दे नेवर ग्रो। तो आप उनको मौका दें। ये दिस इज वन ऑफ साइड ऑफ द स्टोरी, बट अदर साइड के जो आईटी की कंपनीज वो पर्शेबल भी बहुत हैं, मतलब दे जस्ट गो अवे। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसको देखना पड़ेगा हुकूमत को कि किस तरह उनको बेनिफिट दे, ताकि वो अगर वो बेनिफिट उठा लें तो देन दे हैव टू पे व्हेन द टाइम्स कम। एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। अमर, ये आप टैक्स से आपने अभी बात की कि बड़ी कम्बरसम एक्सरसाइज है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, तो आप एज अ टैक्स लॉयर आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है, इसमें जो 2-3 मेन चीजें हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से ये वो डिलीवर नहीं कर पा रहा? जैसे इन्होंने कहा कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न की बात लोगों को नहीं समझ में आती, तो क्या 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहा? देखिए, जो मेन रीजन है जिस वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है इज दैट कि जी ऑन फील्ड अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ या मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे टैक्स पे करना है, मैं कहता हूँ चलें सही है जी, मैं टैक्स पे करने के लिए तैयार हूँ। बट जब वो देखते हैं कि जी मैंने मेरी सैलरी में से एक इतनी परसेंटेज अमाउंट टैक्स में चला गया, मेरी बिजनेस की इनकम में से इतना चला गया, तो उनको नजर नहीं आता कि जी किधर लग रहा है। फॉर एग्जांपल कनाडा की एग्जांपल ले लेना, अगर कनाडा में एक ब्रिज भी बनाया जाता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी टैक्स पेयर का $2,75,000 इस पर खर्च हुआ। तो हमें उधर लोगों को पता होता है कि हमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो इधर लगाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से लोग टैक्स के अंदर टैक्स पे नहीं करना चाहते, इसलिए जी उनको ऑन ग्राउंड उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन, वो अपना पैसा उनको नजर नहीं आ रहा था, ना उनको हेल्थ केयर प्रॉपर मिलता है, ना उनको एजुकेशन प्रॉपर मिलती है, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मिलता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए टैक्स निज़ाम में, वो ये आनी चाहिए कि जी जो टैक्स लिया जाए उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को बताया जाए ये टैक्स लेके इधर लगाया जा रहा है। इस चीज के जब लोगों को ये पता चलेगा तो शायद इंटरेस्ट। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन या ये डेटा होना चाहिए कि जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो गई कहाँ है? बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये की जाती है कि जी लोगों को जो अगर जो टैक्स पे लिस्ट है उसके अंदर 10 लाख लोग इस साल मौजूद है, पिछले साल 13 लाख मौजूद थे, बट 13 लाख से वो रिड्यूस होकर 10 लाख हो गई, इवन दो गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, उसके बाद भी इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही है। तो ये लोगों की मतलब लोग पीपल आर नॉट विलिंग टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न और दे आर नॉट, बिकॉज जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो टैक्स एफबीआर के रेडार में आ जाता है और एफबीआर उन्हीं से ड्रिल करती रहती है उनको। ठीक है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे जब स्टार्टअप्स की, तो आपने कहा कि आईटी रिलेटेड है दुनिया भर में, मतलब मुझे पाकिस्तान की ऐसी कंपनी नहीं नजर आती जो दुनिया में अगर आप देखें कि बहुत ही बड़ा उन्होंने मैसिव किस्म का टर्नओवर किया, और पाकिस्तान में एक स्मॉल लेवल, और मेजॉरिटी जो आईटी कंपनीज है पाकिस्तान में बाहर से आउटसोर्सिंग का काम कर रही हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो मेरा एक इंप्रेशन है वो ये है, और जो मेरी पास इंफॉर्मेशन है। तो एक तो ये वजह क्या है, क्यों नहीं क्रिएटिविटी आ रही है पाकिस्तान में, और आ रही है तो क्या आ रही है? दूसरी चीज ये कि ये जो ई कॉमर्स की जो अब ट्रांजेक्शन शुरू हो गई है, तो क्या आप एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन क्या आप इस चीज को देखते हैं कि ई कॉमर्स पे आपने कोई चीजें डेवलप की हैं, हुकूमत के साथ इंटरेक्शन किया है, कुछ मॉड्यूल्स ड्रॉ किए हैं, कुछ लॉ के बनाने के लिए बात की है? जी, तो 2 फेज हैं। आप आई एम सॉरी थोड़ा लंबा सवाल हो गया, लेकिन आप आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल मेरा ये था कि आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में ऐसी कोई बड़ी इंटरप्राइज जैसे दुनिया में देखें। जी, बिल्कुल। तो देखें, 2 तरह की कंपनीज होती हैं। पाकिस्तान हैज हैड अ गुड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हमारी जो भी आईटी कंपनीज होती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अ लॉट ऑफ हमारी आईटी कंपनीज वो सर्विस बेस्ड होती हैं, कि बाहर से काम आता है, उसी सर्विस को वो एग्जीक्यूट करती है उसके लिए। तो बट एक ट्रेंड ये आ रहा है, जो स्टार्टअप की हम बात करते हैं, तो स्टार्टअप को जैसे हम नेस्टायो में ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, मतलब ये ऐसी चीज है कि ये आप ओन करते हैं और ये आप दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो स्टार्टअप का मतलब है ग्रोथ पोटेंशियल। तो आई थिंक आपने जैसे कि बात की, आई एम वेरी हैप्पी आपने पूछा कि क्या पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है।
पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग द नेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं बट पूरी दुनिया में उनकी मार्केट है। तो उसकी प्रमोशन और पब्लिसिटी इतनी नहीं हो रही मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, सो दिस इज समथिंग दैट वी हेविली वर्क ऑन, दिस इज व्हाट इंस्पायर्स अस एवरी डे कि हम चाह रहे हैं, हम देखते हैं जो नौजवान है उनका कितना अच्छा काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है और हम इस पर पूरा इसीलिए वी लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम एंड दिस इज वेयर आई फील दैट आहिस्ते आहिस्ते ये काम नोटिस हो रहा है, ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं, दे आर नोटिसिंग द काम, ये काम को नोटिस कर रहे हैं। आप लोगों के मुताबिक प्रोग्रेस सही है, बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, जैसे कि एक एक प्रोडक्ट है फ्लैश पैक, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग पावर बैंक्स इन द वर्ल्ड। एक और प्रोडक्ट है जो ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये कटिंग एज है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम होता है फॉर द एजुकेशन एंड थेरेपी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये फिर हम आपसे डिटेल और ले लेंगे, लेकिन दूसरा जो मेरा फेस था सवाल का वो ये था कि ई कॉमर्स, जी आप प्रमोट तो कर रहे हैं ई कॉमर्स को, लेकिन ई कॉमर्स के हवाले से लेजिस्लेशन, ई कॉमर्स के हवाले से टैक्स के कोड्स, तो वो उस पर आपने अपने जो आपके लोग हैं उनको कोई अवेयरनेस देने की कोशिश की, आपने हुकूमत से बात की? बिकॉज देखें ये एक जनरल फीलिंग है कि आप इंटरनेट पे काम करें और हुकूमत को पता ही नहीं चला और ट्रांजैक्शन हो गई जो कि टैक्स होना चाहिए था और टैक्स नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स में रेस करना चाहूंगा। एक तो द नेस्ट आयो है वो पाशा का प्लेटफॉर्म है, पाशा इज अ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो पाशा के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी हुकूमत के साथ एंगेजमेंट रहती है एंड वी ट्राई टू प्रमोट टू देम जो व्यू पॉइंट है स्टार्टअप कंपनीज का एज वेल एज आईटी कंपनीज इन द एंटायर ऑफ पाकिस्तान। कोई लॉ नहीं बनाया जी ई कॉमर्स का ये है कि देखें, आई फील एज यू नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेस्ट आयो कि इट्स स्टिल टू अर्ली, अभी आप मौका दे ई कॉमर्स कंपनीज को ग्रो करने का। यस टैक्स उनका होना चाहिए बट इवेंचुअली राइट नाउ इट्स टू अर्ली बिकॉज अभी तक हमारा सिस्टम इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है और भी ई कॉमर्स प्लेयर्स आएंगे एंड अभी बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब इंडस्ट्री लगनी थी तो उसको कहते थे अभी इंडस्ट्री को लगने दें और 5 साल की एग्जिबिशन दे दें। जब इंडस्ट्री को प्रॉफिट देना था इंडस्ट्री गायब हो गई। बिल्कुल सही, ठीक है ना। मेरी एक अप्रीहेंशन है कि ये इसी तरह यहाँ भी होगा। हाँ। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप टैक्स दें बट आप सिस्टम जनरेट करें ताकि वो उसके अंदर आ जाए सिस्टम के अंदर एंड दे विल नॉट जस्ट वेनिश, मतलब किसी दिन गायब ना हो जाए। तो ये बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो लोग हैं जो आपके साथ हैं उनको आप उनको इस साइकिल का पार्ट बनाएं। बिल्कुल, आई थिंक हुकूमत को हमारे साथ ये बैठकर बात करनी चाहिए कि हुकूमत को नहीं, आपको हुकूमत को बताना चाहिए। हम भी बिल्कुल उनकी तरफ ही जा रहे हैं, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स। ठीक है, हमारे ये जो हम बात करते हैं बड़ा कि जी टैक्स लॉयर्स हैं, टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो क्या टैक्स प्लानिंग पाकिस्तान में क्या होती है? पाकिस्तान में तो टैक्स इवेजन बड़ा और ये लोगों का वो है कि जी इधर से पैसे उधर कर दें, ये कर दें, तो ये क्या आप इसको कैसे देखते हो? 4 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किस तरह? अनफॉर्चुनेटली लोगों ने टैक्स प्लानिंग को, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग इज समथिंग जिसके थ्रू आप एक टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजी बनाएं अपने बिजनेस के लिए जहां आपको कम से कम टैक्स पे करना हो विद इन द लीगल बाउंड्रीज रहते हुए। अनफॉर्चुनेटली, और इसको एक तरीके से टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली लोग टैक्स अवॉइडेंस को या टैक्स प्लानिंग को कंफ्यूज करते हैं विद टैक्स एवेजन। हमारे में क्या ब्रेक लेना, वापस आते हैं ब्रेक। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक पे से आके बात करेंगे कि ये टैक्स प्लानिंग क्या है और किस तरह इसको डील आउट करना चाहिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग की क्या कानूनी हैसियत है और किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए और क्या इसमें मिसयूज़ भी है। हम बात करते हैं अमार से। अमार, आप बता रहे थे टैक्स प्लानिंग के बारे में। जी, जो टैक्स प्लानिंग की बेसिकली डेफिनेशन है वो ये प्रोवाइड करती है कि जी आप एक टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजी बनाएं विद इन द कॉर्नर्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ग्लोबली लोग टैक्स प्लानिंग को, या जो कि एक तरीके से जिसका नाम है टैक्स अवॉइडेंस, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टैक्स एवेजन के साथ। दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टैक्स एवेजन is an offense, tax avoidance is not an offense. It's basically getting a good strategy whereby you save taxes and आपका business prosper करता है। For example, और लोग अब टैक्स एवेजन क्या होती है और टैक्स अवॉइडेंस एक बेसिक एग्जांपल है कि आप एक मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, उधर आप टोल पे करेंगे, आप जाएंगे तो एक आपने टोल पे करा और आप लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, बट अगर आप जीटी रोड लेके जाएं, यू डोंट पे द टोल, दैट इज getting to the same destination but avoiding that 50 rupees or 100 rupees. Unfortunately लोग क्या कहते हैं, very thin line, it's a gray area. तो लोग जो है ना उसको पास कर जाते हैं और वो मेरे ख्याल में एविजन की तरफ ज्यादातर चले जाते हैं। बिल्कुल, और यही
अनफॉर्चुनेटली डाउनफॉल है पाकिस्तान की सारी इंडिविजुअल लेवल पे भी, कंपनीज लेवल पे भी, बिकॉज लोग अवॉइडेंस से ज़्यादा एविजन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल होता है। और फिर अगर हम एक तरफ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि वो जी चीज़ें नहीं दे रही हैं, तो हम पे भी नहीं कर रहे अपना शेयर। ठीक है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे जो स्टार्टअप्स की, तो आपके पास कितने कितने इस वक्त रजिस्टर्ड वो मेंबर्स हैं, या किस तरह आप उनको काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं जो स्टार्टअप्स के तौर पे काम कर रहे हैं? जी देखें, तो स्टार्टअप्स के हवाले से इनिशियली नॉट एवरी कंपनी नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड। दिस इज बिकॉज के पहले उनका वो फेज होता है जब वो अपना आइडिया टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं आइडिया वैलिडेशन और रिसर्च। अभी इस वक्त आपके क्या मेंबर्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, हमारे नेक्स्ट आयो में वी हैव ग्रेजुएटेड 80 स्टार्टअप्स एंड हमारे अभी और 19 स्टार्टअप्स हैं दैट आर ऑन द वे। तो जो भी जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ते हैं एंड वी प्रूव कि उनका कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया, then we encourage them and we have provide the legal advice to get them registered and then they start coming into the tax net. अच्छा, टैक्स के अलावा दूसरे कोई मसाइल भी हैं इनके लिए, कंप्लायंसेस की, रजिस्ट्रेशन की, कोई आपने कभी चेक ये करते हैं, ये इनको कंप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल। तो एक ये है कि जैसे रजिस्ट्रेशन में कभी कभी टाइम लग सकता है, बहुत बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको बहुत आगे पीछे दौड़ाते हैं, कभी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती। तो आई थिंक एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिधर या तो एक वन विंडो ऑपरेशन हो या स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ईजी हो, उन्हें पता हो कि ये तरीका है। ऐसे फीडबैक आता है ऐसा कि लोगों को प्रॉब्लम है? बिल्कुल, सारे स्टार्टअप्स के साथ ही है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई लोग इंक्यूबेटर्स भी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज दे नीड दैट हेल्प एंड एडवाइस एज वेल कि लीगली हम क्या करें और कैसे ये प्रोसीजर होगा। अच्छा, अब आज हम मार्च में बैठे हैं और जून में, मई में, एंड ऑफ द मई बजट आने वाला है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रपोजल्स देती है गवर्नमेंट को फॉर टैक्स और फॉर सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स रिगार्डिंग योर स्टार्टअप? जी, आप लोगों का मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल, लाइक आई सेड, जो पाशा है वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिंक्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ। अभी कुछ दिन पहले एक नेशनल लेवल पर मीटिंग हुई थी जिधर एहसन इकबाल साहब भी थे, और उनको उनसे बातचीत हुई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, इन जनरल फॉर आईटी कंपनीज एज वेल एंड आल्सो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए, और उनको हमारी तरफ से एक प्रपोजल भी जाएगा कि ये चीजें होनी चाहिए। आप लोग उस पर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो उसमें क्या टैक्स के हवाले से भी कोई चीज है या नहीं है? जी बिल्कुल है। ठीक है। टैक्स ब्रेक, वी आर रियली पुशिंग फॉर टैक्स ब्रेक फॉर स्टार्टअप्स। एटलीस्ट कुछ साल उनको आप बढ़ने दें, ग्रो करने दें, और फिर देखें कि आपको उससे, आप शुरू में जो चार्ज करेंगे उससे ज्यादा आपको टैक्स मिलेगा, बिकॉज द कंपनीज विल ग्रो नॉट ओनली इस मुल्क में लेकिन बाहर भी जाकर। सही। अच्छा, ये जो एक लोगों का रुझान है और लोगों के पास है, और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट भी कर दिया, पता नहीं आपको पता है या नहीं, कि जो अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आउटसोर्स कंपनीज हैं यहाँ पे, वो पाकिस्तान में काम करते हैं और पैसा बाहर से आता है और वही पैसा रूट कर जाता है, तो ये भी एक लोगों को इस टाइप का भी इम्प्रेशन है। तो ये देखिए, आईटी इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ हमारी इकोनॉमी, इन दैट सेंस कि नॉट ओनली ग्रोथ पोटेंशियल, आप प्रोडक्ट्स देख लें, स्टार्टअप्स को देख लें, लेकिन उसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स फॉर पाकिस्तान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग फॉरेन करेंसी। तो इनको इंकरेज करना चाहिए, एंड हाँ, उनसे बातचीत करें, वर्क विद देम टू अंडरस्टैंड उनके क्या मसाइल हैं एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन फॉर देम एज वेल एंड द गवर्नमेंट एज वेल। जैसे कि मैंने कहा, ये पार्टनरशिप है एंड ये सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, तो दोनों हुकूमत की तरफ से भी और पाशा की तरफ से भी। अब हम जब बात करते हैं एटीएल लिस्ट की, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि जी 90 लाख लोगों का गैप है और एफबीआर उस पर काम नहीं कर रही। अब जब आप देखते हैं ऑन द अदर साइड जो एक पिक्चर है, जो मैं एज अ टैक्स पेयर मेरे साथ मुख्तलिफ किस्म के कंप्लाइंसेज हैं, तो आप क्या समझते हैं जो ऑडिट की एक स्टिग्मा है, और ऑडिट आप पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा ये वो हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ऑडिट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, एक पहली बात तो सिलेक्शन का तरीक़ेकार, प्रोसीडिंग, और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए जी, ऑडिट का सिलेक्शन का तरीक़ेकार तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लेआउट कर दिया गया है, और कोर्ट्स की, हाई कोर्ट की रीचेंट जजमेंट्स के बाद ये भी कह दिया गया कि कमिश्नर के पास पावर भी है सिलेक्शन की, और बोर्ड खुद पैरामेट्रिक या रैंडम बैलेटिंग के थ्रू उनको सेलेक्ट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा वो एक हो रहा है कि जी अगर मेरा 1 साल का ऑडिट हो गया है और वो फिर मुझे दूसरे साल में सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर तीसरे साल में सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती। जबकि आप देखा जाए ऑडिट की सिलेक्शन जो है सिर्फ फाइलर की है, नॉन फाइलर की तो सिलेक्शन ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास डिटेल्स नहीं है नॉन फाइलर की, उनके पास सारी डिटेल्स हैं, उनको नोटिस दिया जाए, उनके रिकॉर्ड्स को असेस किया जाए, वो होता नहीं है। अब जहां तक फाइलर का ताल्लुक है, जो वो अपने एंड पे जितनी भी कंप्लायंसेस कर दे,
वो हमेशा ऑडिट की प्रोसीडिंग्स में कम पड़ती हैं। तो एक तरीकेकार, एक प्रोसीजर लेआउट कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि किसी का अगर एक ऑडिट हो गया, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि जी अगर मेरे अफेयर्स को ऑडिट हो गया है तो अगले 5 साल के तक मेरे अफेयर्स को ऑडिट नहीं किया जाता और फिर एक साथ सेलेक्ट किया जाता है और 2-3 साल एक साथ मेरे ऑडिट कर दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो निज़ाम है नहीं, इधर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट होता है तो टैक्स पेयर किसी और चीज पे फोकस नहीं कर सकता। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, बिकॉज यू आर स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द टैक्स पेयर। लेकिन बात ये हो रही है कि जो लेवल ऑफ कंप्लायंस है, ऑल्दो 10 लाख हैं, लेकिन और जो डिस्क्लोजर्स के जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, उसमें आप समझते हैं कि हम बाहर और अपने आप को इक्वेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडिट? मतलब हमारे डिस्क्लोजर्स जो हैं, आपको भी पता है कितने वीक डिस्क्लोजर्स हैं हमारे। हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारे डिस्क्लोजर्स वीक है, बट अगर आप एट द सेम टाइम ये देखें कि जी फॉर एग्जाम्पल, जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं वापस। बिल्कुल नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में लोगों के डिस्क्लोजर्स हैं, असल में इशू वो है क्योंकि उसी की वजह से मसाइल बढ़ते हैं। अगर आपके डिस्क्लोजर्स अच्छे होंगे तो ऑडिट में भी शायद मेरे ख्याल में बड़ी चीज़ें निकल के सामने नहीं आएंगी। तो इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिस्क्लोजर्स की और ऑडिट जो हर साल होता है। आए अपने मेहमान से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी मैम। देखिए, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, हर किसी को अपफ्रंट प्रॉपर डिस्क्लोजर करना चाहिए। अब जिसने एक प्रॉपर डिस्क्लोजर करा हुआ है और उसकी ऑडिट प्रोसीडिंग्स हुई हुई हैं एक दफ़ा और आपको देखा, आपने जब उसकी जांच पड़ताल करी रिकॉर्ड पे और आपको पता चल गया कि उसका रिकॉर्ड क्लियर है, तो आप उसको इंसेंटिव देते हैं कि जी अगले 2 साल तक आपको ऑडिट नहीं होगा या 3 साल तक नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जी बार बार ऑडिट किया जा रहा होता है। देखिए, एंड जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में लोगों को समझने की बात है, एक होती है ह्यूमन एरर या डिस्क्रिपेंसी, बिल्कुल, और एक होता है इवेजन। अब वो जो हमारे जैसे आप भी एक्सपीरियंस करते हो कि जो हमारा वो है ना निज़ाम, उसको सपोर्ट नहीं करता कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको अंडू करने की इजाज़त नहीं देता, वो उसको उसी तरह पेनलाइज करता है कि इवेजन को पेनलाइज कर रहा हो। तो मैं ख्याल शायद वो देखिए, रिवीजन की पावर लॉ के अंदर दी हुई है 1 महीने की, इसके पावर इसको बढ़ा देना चाहिए। हर किसी को शायद उस वक्त एहसास नहीं होता कि उनका कोई चीज रह गई है, तो उनको मौका देना चाहिए कि अगर कोई खुद इवन लेटर इन टाइम विदाउट बीइंग सिलेक्टेड फॉर ऑडिट आगे अपना एक डिस्क्लोजर कर देता है जो रह गया, तो उसको पीनलाइज करने के बजाय उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम लोगों को, आप ये कह रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट के साथ एक स्पेस भी मिलनी चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, ताकि लोगों को फील हो कि इस ऑर्डिनेंस, जब ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था 2001 में, तो उसका पर्पस क्या था? वॉलंटरी कंप्लायंस बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑडिट। तो ऑडिट जरूरी है, ऑडिट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, बट उसको किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं बना देना चाहिए, कम्बरसम प्रोसेस नहीं बता देना चाहिए। आकाश, हम बात कर रहे थे, आप जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जो नेस्ट आईओ, ये क्या बेसिकली इसका रोल क्या है, अगर क्विकली आप डिफाइन करते हैं तो नेस्ट आईओ एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर। हमें 2 साल से ज्यादा हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए और 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स ग्रेजुएट हो चुके हैं। हुकूमत को सपोर्ट कर रही है? जी, तो वही मैं बात करना चाहता। नेस्ट आईओ हमारे सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं सैमसंग, गूगल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड यूके एड एज वेल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि हमने जब इसके लिए फंड रेजिंग की तो वही हमारा था कि बाहर के लोगों ने इस पर कॉन्फिडेंस दिखाई कि पाकिस्तान की यूथ में ये टैलेंट है, ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिविटी है कि वो कुछ कर दिखाएंगे। तो दैट इज अ ग्रेट साइन। पंजाब की गवर्नमेंट इज डूइंग सम गुड थिंग्स, उनके भी इंक्यूबेटर हैं जो वो चलाते हैं, प्लान 9 है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत भी आ रही है, वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स उन्होंने कुछ अनाउंस किए हैं। सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग, बट आई थिंक नॉट जस्ट हुकूमत की तरफ से इंसेंटिव्स आने चाहिए, बट आई स्ट्रांगली अर्ज कि एज अ कंट्री द बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स है, दे शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट द इनोवेशन इकोसिस्टम। अच्छा, ये जो आप लोगों को स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे आप रजिस्ट्रेशन क्या कराते हैं इनकी, क्या कैसे इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए, स्टार्टअप का फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च और आइडिया वैलिडेशन, बिकॉज़ इट डजंट मेक सेंस कि एक किसी के पास आइडिया है, वो उस चीज को पहले से ही रजिस्टर करा ले, हाँ पता ही नहीं कि वो चलेगा। रजिस्ट्रेशन देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर कराते हैं आप, एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो सो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। व्हाट वी डू इज लाइक आई सेड, हमारी टीम में एक लॉयर होते हैं ऑन कॉल जो स्टार्टअप्स को समझाते हैं कि आपके लिए क्या सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यू हैव अ लीगल डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली, एंड वी प्रेफर कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, दैट्स इजियर। बिकॉज़ मैं इसलिए बात कर रहा था कि इनके सबके टैक्स
रेट्स डिफरेंट बिल्कुल। है, इनकी कंप्लाइंसेस डिफरेंट है। Absolutely. ठीक। अमर, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि विदहोल्डिंग जो पाकिस्तान के पूरे टैक्स सिस्टम का में एक जाल बिछा हुआ है, तो आप एग्री करते हैं कि विदहोल्डिंग जितना ज्यादा इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया इतना होना चाहिए या नहीं, या एनुअल टैक्स क्या आप समझते हैं, रेट्स कम करने चाहिए विदहोल्डिंग के? मेरा ख्याल है विदहोल्डिंग सर्टेन जगहों में जरूरी है, सर्टेन जगहों में जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीरियर सिंध में जा रहे हैं या इंटीरियर पंजाब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां आपको पता है एक बंदा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अब आप उसके ऊपर विदहोल्ड करोगे, वो टैक्स फाइल नहीं करेगा, तो वो कम्बरसम हो जाता है प्रोसेस। तो इस चीज को सर्टेन एरियाज तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एट सर्टेन पोजीशंस विदहोल्डिंग इज नेसेसरी, बिकॉज अदरवाइज जो टैक्स कलेक्ट होना, जो रेट्स हैं इस वक्त वो आप क्या समझते हैं, वो ऑन द हायर साइड हैं? जो गवर्नमेंट हर दफा हर बजट में 2% बढ़ा देती है, 3% बढ़ा देती है। नहीं जी, इट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी सर्टेन पोर्शन तो कलेक्ट करे ताकि अपने कैश फ्लो मेंटेन रखे, बट इवेंचुअल कलेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर होनी चाहिए, नॉट एट दैट वेरी टाइम। तो रेट्स को एक रीजनेबल होना चाहिए, उसका कोई अगर बेसिस होना चाहिए, रैशनल बेसिस होना चाहिए कि वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। कोई अगर रैशनल बेसिस नहीं है तो सिर्फ जी अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए उसको इंक्रीज कर दें, तो दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। और जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? मेरे ख्याल से कम होना चाहिए, बढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज नॉन फाइलर की वजह से काफी लोग फाइलर से हटके नॉन फाइलर में चले गए। बिकॉज अगर आप पिछले साल की टैक्स पेयर लिस्ट निकालें और इस साल की निकालें तो 3 लाख के टैक्स पेयर्स का डिफरेंस आया है। लोगों ने कहा है कि हम नॉन फाइलर बन के बेहतर हैं, बल्कि अगर फाइलर बने और हमारे सारी चीजें उनके सामने आ जाए। अब जैसे 10% फाइलर पे, 15%, तो नॉन फाइलर पे 20% हो जाए ताकि उसका सर्वाइवल ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। अगर हो तो नॉन फाइलर के ऊपर रेट ज्यादा हो, ये ना हो कि जी मार्जिनल 2 या 3% का हो, बिकॉज उससे पे वो कहते हैं 2-3% देखें हम बच रहे हैं इतनी कंप्लायंसेस से, तो सो बी इट। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने बात की कि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स रिडक्शन कर देनी चाहिए या फुल फ्लैश एग्जेम्पशन दे देनी चाहिए? देखिए एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन देनी चाहिए, लेकिन कुछ अरसे के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए उन्हें एग्जाम कर दें, कुछ साल, एंड देन आफ्टर दैट गेट इट टैक्सेस फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पाकिस्तान को मुस्तकम करना है तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अपना ड्यू टैक्स आप ये समझ के दें कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और अपने रवैये में तब्दीली लाएं, अपने सोच में तब्दीली लाएं। टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, और टैक्स देंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान के मसाइल कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।